जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पे। और पिछली वीडियो में हमने शीत युद्ध के बारे में और शीत युद्ध के दायरे में के बारे में पढ़ लिया था। और आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के जो 2-3 टॉपिक और बचे पड़े हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है दो ध्रुवीयता को चुनौती। इसमें पहला टॉपिक क्या है? दो ध्रुवीयता को चुनौती। और ये दो ध्रुवीयता था क्या और इसका मतलब क्या था कि गुण निरपेक्षता को इसकी ज़रूरत पड़ी। जो दो ध्रुवीयता था उसमें क्या था कि पहला महाशक्ति क्या थी? यूएसएसआर, और दूसरा क्या थी? यूएसए थी। तो गुट निरपेक्षता, तो जो गुट निरपेक्षता थी उसने ये सोचा कि हम दोनों महाशक्तियों से अलग रह के अपना एक गुट बनाएंगे, तो उसने गुट निरपेक्षता को अपनाया। आगे देखते हैं। इसमें गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लातानी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। हाँ, ये कहने की बात है कि जो दो ध्रुवीयता थी ना, उसमें गुट निरपेक्षता ने क्या करा कि उसने जो 9 स्वतंत्र देश थे, अभी जो उपनिवेशवाद से अभी हाल ही फिलहाल में जो आज़ाद हुए थे, उन्होंने क्या किया? तीसरा विकल्प, यानी वो तीसरे गुट में ना दो गुटों में ना शामिल होकर तीसरा गुट अपना बनाया, जो क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षता कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों। दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का विकल्प, यानी कि जो ये गुट निरपेक्षता के जिसमें जो देश थे, समर्थक देश थे, इन्होंने क्या करा? दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का विकल्प चुना। और आगे देखते हैं कि जो गुट निरपेक्षता थी उसकी नींव किसने रखी थी। गुट निरपेक्षता की नींव ना माना जाता है कि एक वांडुंग सम्मेलन चल रहा था 1956 में। एक वांडुंग सम्मेलन हो रहा था जिसमें हमारे तीन नेताओं की दोस्ती थी, और तीन नेताओं ने आपस में मिलकर एक विचार विमर्श करा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम गुटबाजी से बच जाए और उसमें हमारा हित अधिक से अधिक साधित हो जाए। तो इसमें जो पहले नेता थे उसमें उनका नाम क्या? जोसेफ ब्रोज टीटो। ये कहाँ के रहने वाले थे? जो जोसेफ ब्रोज टीटो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो युगोस्लाविया के रहने वाले थे। और इसमें दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के थे। और इसमें तीसरे व्यक्ति कौन थे? मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। आगे देखते हैं हम। जो 1956 में ये वांडुंग सम्मेलन चल रहा था, तो इसमें जो तीन देश थे वो प्रखर नेता थे, जो तीन थे। और इसमें दो नेता और थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। पहले नेता का क्या नाम था? इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, और घाना के थे वामा एंड क्रोमा। आगे देखते हैं। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जोरदार समर्थन दिया था कि गुट निरपेक्षता को बनाए रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके संस्थापक नेता कौन कौन से थे। एक युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, घाना के वामा एंड क्रोमा थे। जहाँ तक मुझे आपको सभी पता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के बारे में पता चल गया होगा। ये 5 नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। और इन कभी कभी एक नंबर में किसी भी नेता का नाम पूछ लिया जाता था कि ये कहाँ के रहने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? जो वो हुआ था युगोस्लाविया के बेलग्रेड, जो कि 1961 में। कब हुआ था? बेलग्रेड के युगोस्लाविया में 1961 में हुआ था। और ये पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन था। और इसका एक और नाम है नेम, जिसे बोलते हैं नॉन अलाइगेंड मूवमेंट भी बोला जाता है इसे इंग्लिश में, इसकी फुल फॉर्म। आगे देखते हैं इस सम्मेलन में बातें क्या गई थी। यानी जो ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में कुछ बातें कही गई थी कि 5 देश आपस में सहयोग करेंगे। कौन से 5 देश? जो 5 देश संस्थापक देश थे वो आपस में सहयोग बनाए रखेंगे। और इसमें क्या कहता था? शीत युद्ध का दायरा प्रसार कम करने को, यानी जो शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेके 1991 तक जो समय चल रहा था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो शीत युद्ध का दायरा है और प्रसार को कम कर, यानी जो भी लड़ाई वगैरह कुछ भी होगा तो उसको कम कर, अधिक से अधिक कम करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजधानी का अनुसरण करेंगे, यानी वो स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी चीज़ का वो प्रसार नहीं करेंगे। इसमें जो 25 सदस्य शामिल थे जिन्होंने पहले सम्मेलन में भाग लिया था। और जो 18वां नेम का सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। कभी कभी वर्तमान में पूछा जाता है 18वां नेम सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो अजरबैजान में था। अब वर्तमान में इसके 120 सदस्य हैंगे। आगे देखते हैं।
एक इसमें सिद्धांत था, पृथकतावाद का सिद्धांत। यानी कि शीत युद्ध के दौरान भी एक ये सिद्धांत चल रहा था कि पृथकतावाद होता क्या है, पृथकतावाद क्या है। तो पृथकतावाद एक ऐसी मान लीजिए एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी देश अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रखे। यानी जैसे कि अमेरिका नहीं कहता, इसमें पढ़ते हैं हम, पृथकतावाद अंतर्राष्ट्रीय मामले से अपने आप को दूर रखना। जैसे कि अमेरिका ने 1787 से प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका इस समय तक स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहा था। यानी कि अब हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पृथकतावाद था क्या। पृथकतावाद भी एक ऐसी नीति जो अंतर्राष्ट्रीय मामले से अपने आप को दूर रखे। जैसे कि अमेरिका ने 1787 से प्रथम यानी 1914 तक अपने आप को दूर रखा था। आगे देखते हैं कि गुणनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर हो। यानी ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है कि गुणनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। तो तटस्थता का मतलब ऐसी स्थिति जिसमें देश युद्ध में शामिल ना होने की नीति अपनाता है और ना ही युद्ध के बारे में अपना कोई राय रखता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि तटस्थता वह स्थिति होती है, यानी कि न्यूट्रल बने रहना। यानी किसी भी कोई भी जैसे गुट है, जैसे सोवियत संघ है या फिर अमेरिका है, इसके बारे में इनके बीच में कोई भी निर्णय ना देना और अपने आप को इन युद्ध से दूर रखना। आगे देखते हैं गुणनिरपेक्ष का मतलब इसमें शामिल देश भी युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वह एक सकारात्मक निर्णय देते थे। दोनों महाशक्तियों के मध्य गुणनिरपेक्ष के देश युद्ध को टालने का प्रयास करते थे। हाँ, जो ये गुणनिरपेक्ष देश थे ना, ये भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन ये एक सकारात्मक निर्णय देते थे। वहाँ पे अगर मान लो कोई गलत है तो उसको गलत बताते थे। आगे देखते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यानी यहाँ पे जब नव स्वतंत्र जो देश आज़ाद हुए थे भी अपने उसी काल से छूटे हुए थे, तो उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। गुणनिरपेक्ष देशों को अल्प विकसित का दर्जा विकसित देशों ने, यानी जो गुणनिरपेक्ष का देश थे उनको अल्प विकसित कहा। किन लोगों ने कहा? विकसित देशों ने कहा था, वेस्टर्न कंट्रियों ने कहा था। और जो ये अल्प विकसित देश थे, आज़ाद हुए थे, इनको जो इनके सामने क्या चुनौतियाँ आई थी आज़ादी के बाद? पहली चुनौती थी आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करना। अगर ये किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो ये अपना अधिक से अधिक विकास नहीं कर पाते। दूसरा क्या था? जनता को गरीबी से उबारना। हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या था? वहाँ के लोग मान लो कि वो औपनिवेशिक काल में किसी के गुलाम थे, तो इसलिए वो अपना अधिक से अधिक विकास नहीं कर पाए थे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं माना जाता। हाँ, अगर किसी भी देश का अगर सही से टिकाऊ विकास ना हो तब तक वो देश आज़ाद नहीं माना जाता है। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। इसी समझ से वह नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा बनी। यानी जो ये समझ थी ना, इसी समझ को हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी जो ये समझ थी कि आर्थिक विकास करना, जनता को गरीबी से हटाना, बगैर टिकाऊ विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं माना जाता। इसी धारणा से ना नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अंकटाड। अंकटाड क्या था? अंकटाड 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एवं डेवलपमेंट, अंकटाड। जो अंकटाड एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 1972 में एक विकास सम्मेलन चल रहा था। उसमें यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस यानी अंकटाड ने एक अपनी रिपोर्ट, जो कमेटी थी, इसने एक रिपोर्ट दी अपनी। उस रिपोर्ट में इसने क्या क्या बातें कही थी कि जो नए देश आज़ाद हुए थे उनके लिए क्या क्या पॉलिसियाँ बनाई थी उसने। रिपोर्ट के अंदर में क्या था? इसको टूवर्ड्स आर न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं।
इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का करना था। यानी जो ये ग्लोबल व्यापार था ना, जो ग्लोबल व्यापार था, ग्लोबल वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करना था, पहला पॉइंट इसमें ये था। और दूसरा क्या था, अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए और उनका दोहन जो पश्चिमी देशों ने कर लिया है। तो ये नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो अल्प विकसित है, अभी जो देश आज़ाद हुए हैं, जो उनके प्राकृतिक अपने खुद के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका जो दोहन पश्चिमी देशों ने कर दिया, उनका सीधा नियंत्रण उनके पास होना चाहिए, इसमें यह है। और दूसरा क्या है, पश्चिमी बाजार का खुलना अल्प विकसित देशों के लिए, यानी जो पश्चिम वेस्टर्न कंट्री में जो बाजार थे, मार्केट्स थे ना, वहाँ पे जो अल्प विकसित देशों की पहुँच होनी चाहिए वहाँ तक, क्योंकि अल्प विकसित देशों की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। अगला पॉइंट क्या है इसमें, पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो, यानी जो भी टेक्नोलॉजी विदेशों से मंगाई जाए उनकी जो लागत हो ना वो कम हो। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़नी, किन की भूमिका बढ़नी चाहिए, जो नव अंतर्राष्ट्रीय देश आज़ाद हुए थे ना अभी उनकी जो भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़नी चाहिए। आगे देखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।